आज का विषय रहेगा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग जो भारतीय इतिहास का माना जाता है, उसके संबंधित शासक और कला संस्कृति के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अपना जो मुख्य विषय हमेशा रहता है, सारांश को ही तवज्जो देते हैं और उसी को लगातार उसी क्रम को बनाए रखते हुए शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य को। अपने नोट्स में यद्यपि डिटेल्ड जानकारी है वो लगातार मेंशन करते रहें। जो भी मुख्य मुख्य फैक्ट्स हैं इस वीडियो में नहीं हैं, उनको भी लगातार अपने नोट्स में मेंशन करें। मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो को प्रारंभ करने की। तो आज का विषय है गुप्त साम्राज्य। इससे पहले, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन रहेगा आप लोगों से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल का नाम रणवीर फुले जी। अब आता है ये गुप्त साम्राज्य शुरू कब हुआ। गुप्तों का जो साम्राज्य है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो माना जाता है कौशाम्बी के निकट। यानी कौशाम्बी एक स्थान है जो प्रयाग, यानी दूसरा नाम प्रयाग का है इलाहाबाद। इलाहाबाद के निकट एक कौशाम्बी नामक स्थान है, वहाँ से गुप्त साम्राज्य की शुरुआत होती है। कब? तीसरी शताब्दी में। तीसरी शताब्दी, इसका मतलब क्या हुआ? श्रीगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने गुप्त साम्राज्य की शुरुआत की सन 240 ईस्वी में। यानी शताब्दी के बारे में बात करें तो तीसरी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य की शुरुआत होती है। कहाँ से हुई? प्रयाग। प्रयाग का मतलब उत्तर प्रदेश वर्तमान के बारे में बात करें तो प्रयाग यानी इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी से तीसरी शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य की शुरुआत होती है। और इसके शुरुआतकर्ता संस्थापक कौन होते हैं? श्रीगुप्त। अब आता श्रीगुप्त का कालक्रम क्या है? 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त का कालक्रम माना जाता है। उसके पश्चात आता उनका उत्तराधिकारी घटोत्कच, जिनका टाइम पीरियड रहता है 280 ईस्वी से 320 ईस्वी। कंफ्यूज मत होना, ईसा पूर्व नहीं है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य की शुरुआत ही ईस्वी में होती है। कब? 240 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा। और श्रीगुप्त के पश्चात घटोत्कच आते हैं, उनके उत्तराधिकारी, जिनका टाइम पीरियड रहता है 280 से लेकर के 320 ईस्वी। घटोत्कच के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने केवल और केवल उनका टाइम पीरियड लिखा है 280 से लेकर के 320 ईस्वी। आपके पास अगर ज़्यादा जानकारी है तो अपने जो भी नोट्स है उसमें ज़रूर मेंशन करें। और वीडियो के जो कमेंट्स बॉक्स सेक्शन है उसमें अपने कमेंट भी ज़रूर करते रहें। कुछ जानकारियाँ जो अधूरी लगे उनको पूरा करने का प्रयास करें, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स जो भी देख रहे हैं वीडियो, उन सभी को लाभ हो। मेरा एक ही उद्देश्य है, जो इस वीडियो को देखें काफ़ी गंभीरता के साथ देखें और प्रत्येक जो एग्ज़ाम है उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करें। मैं उस परम सत्ता से यह प्रार्थना भी करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त कर रहा है और इसमें जो मेंशन कर रहा है, उन सभी को सफलता अवश्य दिलाएं। तीसरे जो शासक आते हैं उनका नाम होता है चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम आते हैं श्रीगुप्त, फिर आते हैं घटोत्कच, और तीसरे शासक आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। यानी गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। सीधी बात है, संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन महान सम्राट, वास्तविक सम्राट, वास्तविक संस्थापक अगर कहें तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही कहते हैं। उसने 320 ईस्वी में गद्दी प्राप्त की। श्रीगुप्त का टाइम पीरियड कब तक रहता है? श्रीगुप्त का 240 से 280, घटोत्कच का 280 से 320, और 320 के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, जिनका टाइम पीरियड रहता है 320 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम, पहली बात, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं इनको, सबसे शक्तिशाली प्रथम शासक कह सकते हैं। ये कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। इनके पारिवारिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो प्रथम महान सम्राट माना जाता है गुप्त वंश का, उनकी पत्नी थी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। इसका मतलब कुमार देवी उनकी पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये भी पूछा जा सकता है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये भी पूछ सकते हैं।
तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला शासक था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। पत्नी कौन थी? कुमार देवी। कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी नरेश। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। यानी भारत में क्या है? विक्रमी संवत है, हिजरी संवत है। इसी प्रकार गुप्त संवत भी शुरुआत हुई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में। ठीक है, 319-20 माना जाता है क्योंकि सेशन होता है, सत्र होता है। तो 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? गुप्त संवत की शुरुआत की। 3 फैक्ट हो गए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। पहला, इनकी पत्नी कुमार देवी। दूसरा, वास्तविक संस्थापक गुप्तवंश का। तीसरा, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला। और चौथा इसमें फैक्ट बताया गया है, गुप्त संवत की शुरुआत 319-20 में की थी। अब आता है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में आता है समुद्रगुप्त, यानी 320 से लेकर के 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया। उसके पश्चात समुद्रगुप्त आते हैं, जिनका टाइम पीरियड रहता है 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। यानी चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में अनेक सिक्के प्राप्त होते हैं, क्योंकि वीणा वादन करते हुए, क्योंकि वह संगीत प्रेमी था, उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। और वह चरम उत्कर्ष माना जाता है गुप्त संवत का, गुप्त साम्राज्य का। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जिस प्रकार यूरोप में नेपोलियन प्रसिद्ध है, उसी प्रकार समुद्रगुप्त भारत में प्रसिद्ध था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों, आर्यावर्त का मतलब जो वर्तमान उत्तरी भारत है, वहां के 9 राजाएं, दक्षिणावर्ती के 12 शासकों को पराजित किया। इसका मतलब क्या हुआ? समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य विस्तार न केवल उत्तर में बल्कि दक्षिण में भी किया। उत्तर के 9 राजाओं को पराजित किया और दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया। यानी कुल मिलाकर अगर कहें, भारतवर्ष के 21 राजाओं को पराजित किया था। और एक उपाधि थी समुद्रगुप्त की, भारत का नेपोलियन। इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद प्रशस्ति का दूसरा नाम क्या हो सकता है? प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि हमें अभी जानकारी ली है कि प्रयाग यानी दूसरा नाम इलाहाबाद भी है, जो वर्तमान यूपी में स्थित है। इलाहाबाद प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाला था हरिसेन। और हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त क्या था? विष्णु का उपासक था। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण की थी। विष्णु का उपासक था, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाई जाने से लगाया जाता है। जब अपने सभ्यताएं पढ़ते हैं, जो सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, उसमें समुद्रगुप्त के सिक्के मिलने की जानकारी भी साझा करते हैं। तो ये होगी समुद्रगुप्त की जानकारी सामान्य। अब समुद्रगुप्त की जो उपाधियां थी, कौन कौन सी उपाधियां थी? अश्वमेधकर्ता आपने अभी पढ़ी है। विक्रमांक भी कहते थे। कविराज क्यों कहते थे? क्योंकि कवि था। ये इनके उपनाम हैं, उपाधियां हैं। ये भी पूछ सकते हैं आरएस मेंस जैसे एग्जाम में, समुद्रगुप्त को मिली उपाधियों में का मेंशन कीजिए। तो विक्रमांक, कविराज, अश्वमेधकर्ता, इसके अलावा आप और भी मेंशन कर सकते हैं। ये होगी समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। टाइम पीरियड 335 से लेकर के 380 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इलाहाबाद प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति, इसके रचयिता था हरिसेन। वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। यानी जो भागवत धर्म है, भारत में भागवत धर्म का भी विकास हुआ था और उसमें विष्णु का उपासक माना गया है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। अभी अपने जो उपाधियां थी उनमें इनका पढ़ा है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाए जाने से लगाया जाता है। कौन कौन सी उपाधियां मिली थी? विक्रमांक, कविराज, अश्वमेधकर्ता और अन्य। 3 तो कम से कम याद करो, विक्रमांक, कविराज और अश्वमेधकर्ता। ठीक है। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त के बाद में आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका टाइम पीरियड रहता है 380 से लेकर के 415 ईस्वी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले भी बता दिया, ये ईसा पूर्व का नहीं है, ईस्वी का सन है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से लेकर के 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी बौद्ध यात्री फाइयान
भारत आया था। चीन के यात्री वो अपने अलग से पढ़ेंगे कौन कौन से आए थे, फाइयान, श्योंगन, इत्सिक वगैरह आए थे। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री आया था उसका नाम क्या था, फाइयान। फाइयान कब आया था ये भी पूछ सकते थे, 399 ईस्वी में। कौन से धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था, क्योंकि भारत बौद्धों की जन्म स्थली माना जाता है, बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। वहाँ विश्वविद्यालय थे, उनमें पढ़ने के लिए आया करते थे चीनी यात्री। यहाँ अपनी फिलोसफी यानी पीएचडी करने के उद्देश्य से भारत में आया करते थे। तो फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 399 ईस्वी में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त कर चांदी के सिक्के चलाए थे। इसका मतलब भारत में सबसे पहले शकों पर विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम शकारी भी कहते हैं। शकारी का मतलब क्या हुआ, मैं लिख देता हूँ, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शकारी, शकारी, इसका मतलब हरी दुश्मन को कहते हैं, और शक अपने आप में होते हैं, एक जाति थी। तो शकों पर विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता चंद्रगुप्त द्वितीय को भारत में सर्वप्रथम, और उसी कारण शकारी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने उस विजय प्राप्त करने के पश्चात चांदी के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दो बातें होगी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। पहली बात यह है, फाइयान नामक चीनी यात्री 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। ठीक है। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय ही प्रथम शासक था जिसने शकों पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त की और चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है। अब आते हैं कुमार गुप्त यानी गोविंद गुप्त। कुमार गुप्त प्रथम अगर कहें या गोविंद गुप्त कहें, दोनों एक ही बात है। गोविंद गुप्त भी याद रखना है, कुमार गुप्त प्रथम भी याद रखना है। टाइम पीरियड क्या रहता है, 415 ईस्वी से लेकर के 454 ईस्वी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमार गुप्त प्रथम यानी गोविंद गुप्त आते हैं, जिनका टाइम पीरियड रहता है 415 से लेकर के 454 ईस्वी। क्या किया इन्होंने, कुमार गुप्त ने या गोविंद गुप्त ने, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। मैंने मुख्य फैक्ट्स है केवल वो लिखे हैं, अन्य फैक्ट्स आप लगातार अपने नोट्स में मेंशन ज़रूर करें, क्योंकि मैंने जो मुख्य लगा, परीक्षा उपयोगी लगा, मैंने केवल वही फैक्ट्स इसमें डाले हैं। कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त की बात करें तो टाइम पीरियड रहता है 415 से 454 ईस्वी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब आते हैं स्कंदगुप्त। ये कौन है, गिरनार पर्वत जो कि गुजरात में स्थित हैं, वहां सुदर्शन झील बनी हुई थी, उसका जीर्णोद्धार करवाया था, यानी मरम्मत करवाई थी। गिरनार पर्वत जो गुजरात में है, वहां स्कंदगुप्त ने जो सुदर्शन झील पहले से बनी हुई थी उसका जीर्णोद्धार कराने का श्रेय प्राप्त किया था। किसने, स्कंदगुप्त ने। इसके अलावा स्कंदगुप्त ने क्या किया, पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया, राज्यपाल बना दिया था। किसको, पर्णदत्त को। कहाँ का, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र का मतलब गुजरात का। इसका मतलब स्कंदगुप्त कहाँ रहते हैं, गुजरात के आसपास के एरिया में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। पहला काम, गिरनार पर्वत जो गुजरात में है उस पर स्थित सुदर्शन झील था, उस झील का जीर्णोद्धार करवाया। दूसरा, सौराष्ट्र नामक एक स्टेट था, वहां का राज्यपाल बनाया था, पर्णदत्त को गवर्नर बना दिया था। स्कंदगुप्त के समय ही हुणों का आक्रमण आरंभ हो गया था। ठीक है। जिस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शकों का आरंभ हो गया था आक्रमण, इसी प्रकार स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण। याद करना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शकों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था, शकों को पराजित कर दिया, यानी शकारी हो गए वो। लेकिन स्कंदगुप्त के समय हुण आक्रमण भी भारत में शुरू हो गए थे। 3 फैक्ट हमने पढ़े स्कंदगुप्त के बारे में। पहला, जो सुदर्शन झील गिरनार पर्वत गुजरात में है उनका जीर्णोद्धार करवाया। दूसरा, सौराष्ट्र वो गुजरात में है, वहां के गवर्नर नियुक्त किए पर्णदत्त को। तीसरा, हुण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय ही भारत में प्रारंभ हो गया था। अब आते हैं विष्णुगुप्त, अंतिम गुप्त शासक था। इसके अलावा कई छोटे छोटे और शासक थे, लेकिन मुख्य शासक हमने बता दिए हैं। श्रीगुप्त से शुरू होकर के 240 ईस्वी से और विष्णुगुप्त तक गुप्त साम्राज्य स्थापित रहता है। उसके पश्चात इसका पतन शुरू हो जाता है। तो श्रीगुप्त का टाइम पीरियड मैं एक बार वापिस समरी के रूप में इनको लिखा हुआ है। श्रीगुप्त का टाइम पीरियड 240 से 280 ईस्वी। उसके पश्चात घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी। फिर चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी। फिर समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से लेकर के 415 ईस्वी। फिर कुमारगुप्त 415 से 454 ईस्वी। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। और विष्णुगुप्त अंतिम शासक माना जाता है। एक बार वापस रिपीट कर लें,
श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त अंतिम शासक। अब आता है गुप्त प्रशासन कैसा था। ये तो अपने शासकों के बारे में पढ़ लिया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका प्रशासन कैसा था, इसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई, प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन सी थी? देश हुआ करती थी। गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई का नाम था देश, और देश का शासन करने वाला प्रमुख व्यक्ति होता था गोपना, यानी राजा नहीं कहते थे उसमें। गुप्त साम्राज्य के प्रमुख को क्या कहते थे? गोपना। दो नाम याद हो गए। देश सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, और उसका जो मुखिया था वो कहलाता था गोपना, गोपना। उसके पश्चात देश से छोटी इकाई हुआ करती थी भुक्ति। भुक्ति का मतलब आज के राज्य के बारे में कंपैरिजन कर सकते हैं। और भुक्ति का प्रमुख हुआ करता था उपरिक। ये शब्दावली बिल्कुल याद रखनी है। देश सबसे बड़ी, देश के बाद में भुक्ति होती थी, देश का शासक गोपना और भुक्ति का शासन होता था उपरिक। भुक्ति के बाद में आते थे विषय। विषय यानी आज के जनपद यानी जिले के रूप में भी तुलना कर सकते हैं, और उसका मुखिया हुआ करता था विषयपति। तीन चीजें होगी। देश सबसे बड़ा, जिसको गोपना गोपना द्वारा शासित था। भुक्ति, जिसका शासक उपरिक हुआ करता था। विषय, जिसका शासन विषयपति के द्वारा किया जाता था। विषय से छोटी इकाई हुआ करती थी पैठ, यानी जिसमें अनेक गांवों का समूह हुआ करता था। विषय के बाद छोटी इकाई थी पैठ, जिसमें अनेक गांवों का समूह था। और सबसे छोटी इकाई थी गांव, और गांव का मुखिया कहलाता था ग्रामीक। जिस प्रकार आज सरपंच होता है, उसी समय गुप्त काल में गांव का मुखिया कहलाता था ग्रामीक। गांव के जो अन्य सदस्य थे वो महतर कहलाते थे। अन्य सदस्य यानी हेड था वो ग्रामीक, और अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? महतर। आम जनता क्या कहलाती थी? महतर के रूप में कहलाती थी इसमें सदस्य। ठीक है, ये प्रशासनिक इकाइयां हैं गुप्त साम्राज्य की। सबसे बड़ी देश, जिसका शासक गोपना। 2 नंबर पर भुक्ति, जिसका शासक उपरिक। 3 नंबर विषय, शासक विषयपति। 4 नंबर पैठ, और ये अनेक गांवों का समूह हुआ करता था। और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। अन्य सदस्य महतर हुआ करते थे। इसके बाद में अन्य जो सदस्य थे उनके बारे में भी अपने पढ़ेंगे। अब आता है दंडपाशिक। कौन होता था? दंडपाशिक नाम से ही पता चल रहा है, जो सजा देने वाला होता है। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता? दंडपाशिक होता था। यानी आजकल जैसे अगर कहें तो एसएचओ कह सकते हैं। तो दंडपाशिक का मतलब क्या हुआ? पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। पुलिस विभाग का हेड कौन हुआ करता था? दंडपाशिक। चाट भाट क्या साधारण जो कर्मचारी थे, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी क्या कहलाते थे? चाट बाट। और जो हेड हुआ करता था पुलिस विभाग का, वो कहलाता था दंडपाशिक। अब एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसका नाम है दामोदरपुर ताम्रपत्र। दामोदरपुर ताम्रपत्र के बारे में जानकारी क्या मिलती है? क्वेश्चन आ गया आरएस मेंस जैसे एग्जाम में, क्वेश्चन आ गया आरएस प्री जैसे एग्जाम में। ऑप्शन आगे 4। करना क्या है? किस शासक से संबंधित है? किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख क्या है? कुमारगुप्त के, पहली बात, दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख किसका है? कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त के इस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का वर्णन है। समझ में आ गई? दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख किससे संबंधित है? पहली बात, गुप्त साम्राज्य। दूसरा शासक कौन था? कुमारगुप्त। तीसरा, इसमें उल्लेख किसका है? डिटेल किसकी है? भूमि के बिक्री संबंधी अधिकारियों के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। कौन सा पत्र है? दामोदरपुर ताम्रपत्र। ठीक है। अब है भू राजस्व, लगान की क्या सिस्टम था? कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक होता था। इसका मतलब भू राजस्व का निर्धारण किया जाता है गुप्त काल में, तो वो कितना था? 1/4 से लेकर के 1/6। ठीक है। अब आता भूमि का प्रकार। कितने प्रकार की भूमि थी? कारण क्या था? आर्थिक उपयोगिता के आधार पर, यानी उससे कमाई किस, रेवेन्यू किस आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। जितना रेवेन्यू ज्यादा होगा उसका उतना ही ज्यादा महत्व होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भूमि का प्रकार आर्थिक उपयोगिता के आधार पर किया गया, जिसमें पहली प्रकार की भूमि हुआ करती थी क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब कृषि योग्य भूमि। क्षेत्र का मतलब कृषि योग्य भूमि। 2 नंबर वास्तु, निवास करने योग्य भूमि। 3 नंबर चारागाह, पशुओं के चरने योग्य भूमि। 4 नंबर शिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती। शिल का मतलब आम भाषा में पत्थर से होता है, पक्की जमीन से होता है,
जहाँ उत्पादन नहीं होता तो सिल ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर भी सिल का मतलब ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती। ठीक है। क्षेत्र कृषि योग्य भूमि, वास्तु निवास करने योग्य भूमि, चारागाह पशुओं के चरने योग्य भूमि, सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती। अप्रहत जंगली भूमि, ये होता था भूमि का प्रकार। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर 5 प्रकार की भूमि बताई गई है गुप्त काल में, जिसमें क्षेत्र होता था यानी खेत जिसको कहते हैं कृषि योग्य भूमि, वास्तु निवास करने योग्य भूमि, चारागाह पशुओं के चरने योग्य भूमि, सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती यानी जहां अनाज वगैरह का उत्पादन नहीं होता, वो सिल कहलाती थी। अप्रहत जंगली भूमि होती थी। अब आता है सिंचाई का साधन। सिंचाई रहट या घटी यंत्र से होती थी। सिंचाई किसके द्वारा होती थी? रहट या घटी यंत्र के द्वारा सिंचाई होती थी। ज्येष्ठक किसको कहते थे? श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी भी एक प्रशासनिक इकाई थी, उसका हेड हुआ करता था ज्येष्ठक। उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है? गुप्तकालीन महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था, यानी ट्रांसपोर्टेशन की जो भी सबसे बढ़िया व्यवस्था थी गुप्त काल में, वो उज्जैन के माध्यम से हुआ करती थी। अब एक शब्दावली है दिनार। दिनार का मतलब एक मुद्रा थी, करेंसी थी। गुप्त राजा ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया, जिनको अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। यानी गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी हुए थे और इन सिक्कों को अभिलेखों में क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है। किसके सिक्के थे? करेंसी सोने के सिक्के थे, और सोने के सिक्कों को अभिलेखों में क्या कहा जाता था? दिनार। कब? गुप्त काल में। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कायस्थ एक तो होता है कायस्थ जाति, लेकिन कायस्थ नाम कहां से आया? सबसे पहले तो कायस्थ नाम सबसे पहले, कायस्थ जाति की बारे में बात नहीं कर रहा। सबसे पहले कायस्थ शब्द आया कहां से? कहां उल्लेख है सर्वप्रथम? तो वो एक स्मृति है जिसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। वहां कायस्थ शब्द सर्वप्रथम वर्णित मिलता है। कायस्थ शब्द सर्वप्रथम कहां वर्णित मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। जबकि कायस्थ जाति का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है औसनम स्मृति में। ये दो चीजें याद रखनी है। कायस्थ शब्द सर्वप्रथम वर्णित है याज्ञवल्क्य स्मृति, और कायस्थ जाति के रूप में वर्णित है औसनम स्मृति। दोनों अंतर समझ में आ गया होगा। एक सिर्फ शब्द है और दूसरा कायस्थ एक जाति है। जो केवल शब्द है वो याज्ञवल्क्य स्मृति, और जो जाति के रूप में कायस्थ है वो है औसनम स्मृति। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट शब्द है सबर जाति। सबर का मतलब विंध्य के जंगलों में, आज जो विंध्याचल पर्वत है उनके जंगलों में रहने वाली एक जाति हुआ करती थी जो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाती थी। यानी सबर जाति क्या है? एक ऐसी जाति जो अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नरबलि का प्रयोग करती थी। मानव की हत्या करके उसका मांस अपने देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से चढ़ाती थी। तो सबर जाति समझ में आ गई। किससे संबंधित है? गुप्त साम्राज्य में संबंधित है। सबर जाति आज भी है, लेकिन ये जो प्राचीन काल, क्योंकि नरबलि पर अभी प्रतिबंध लगा हुआ है, तो उस समय गुप्त साम्राज्य में सबर जाति विंध्याचल के जंगलों में रहती थी और नरबलि अपने देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से करती थी। अब लाता है एरण अभिलेख। मैंने पहले ही बता दिया, मुझे मुख्य मुख्य फैक्ट्स है केवल उनको इसमें शामिल किया है। आप अपने जो भी नोट्स है उसमें लगातार इस जो अन्य डाटाज है उनको मेंशन जरूर करते रहें, उनका संधारण करते रहें। एरण अभिलेख। एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। भानुगुप्त के एरण अभिलेख कब का है? 510 ईस्वी का। भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी में पहली बार किसी महिला के सती होने का प्रमाण मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी के सती होने की जानकारी मिलती है। आरएस मेंस में आ सकता है एरण अभिलेख के बारे में लिखिए 15 शब्दों में, तो ये आ सकता है। पहली बात भानुगुप्त का, कब का? 510 ईस्वी का। 510 ईस्वी में भानुगुप्त के द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ में महिला के प्रथम बार सती होने का प्रमाण मिलता है। इसमें क्या होता है? भोजराज नामक एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी है वो सती होती है। ये एरण अभिलेख से जानकारी मिलती है। किसका है? भानुगुप्त का। कब का है? 510 का। क्या जानकारी मिलती है? भोजराज नामक एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी के द्वारा जोहर करने की जानकारी मिलती है, और इस प्रकार का ये प्रथम प्रमाण माना जाता है एरण अभिलेख। अब आता है गणिका। किसको कहते थे? वैश्या को गणिका कहते थे। गुप्त काल में गणिका का मतलब क्या था? वेश्या से कहते थे। और एक वेश्या दूसरी थी जिनका नाम था कुटनी।
गणिका होती थी सामान्य वेश्या, कुटनी वृद्ध वेश्या को कुटनी कहते थे। यानी जब गणिका वृद्ध हो जाती थी वो क्या कहलाती थी? कुटनी। तो ये भी पूछ सकते हैं इनका कर्म क्या है। तो पहले गणिका होती हैं सामान्य वेश्या, कहाँ की? गुप्त साम्राज्य की। और कुटनी जब वो वृद्ध हो जाती थी उसको कहते थे कुटनी, वृद्ध वेश्या को कुटनी कहते थे। अब आता है गुप्त साम्राज्य का राजधर्म। वैष्णव धर्म था, क्योंकि इनका जो प्रतीक चिन्ह था गरुड़, विष्णु का वाहन गरुड़ माना जाता था, राज चिन्ह जो अभी अपने पढ़ेंगे। तो राजधर्म गुप्त साम्राज्य का क्या था? वैष्णव धर्म था, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। गुप्त साम्राज्य का राज चिन्ह अगर कहें तो गरुड़ को माना गया, धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म को माना गया था। ठीक है, ये जो मैंने वीडियो बनाया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जो भी पीडीएफ है उसको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो पीडीएफ के बारे में कमेंट कृपया न करें। अगला है गुप्तकालीन मंदिर। अब स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गुप्त काल जो कि मंदिरों का उत्कर्ष माना जाता है, उसमें गुप्तों के समय ही मंदिरों की शुरुआत मानी जाती है और मंदिर अपने उत्कृष्ट श्रेणी पर पहुंचे थे। इसी समय स्वर्ण मुद्राएं भी जारी हुई थी, इसीलिए स्वर्ण काल माना जाता है। तो गुप्त काल में जो प्रसिद्ध मंदिर थे जो अभी प्राप्त हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी मुख्य रूप से प्राप्त कर लेते हैं। पहला नाम आता है दशावतार मंदिर। बेतवा नदी के किनारे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जिला ललितपुर में है। दशावतार मंदिर के बारे में जानकारी, पहली बात देवगढ़ जिला है, देवगढ़। दशावतार मंदिर देवगढ़ का जिला ललितपुर में स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? जिला ललितपुर, स्थान देवगढ़, नदी बेतवा के किनारे। दशावतार मंदिर के बारे में बात करें तो पहली बात ललितपुर जिला, देवगढ़, स्थान कहाँ पे है? देवगढ़। ये यूपी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। नदी कौन सी है? बेतवा नदी। यानी बेतवा नदी के किनारे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जिला ललितपुर में स्थित है। अब आता है विष्णु मंदिर जो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ये खास करके RSSMB और RPC जैसे जो एक दिवसीय एग्जाम होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं, उसमें आने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि मिलान करिए में इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़ यूपी में, ललितपुर जिला है, बेतवा नदी के किनारे हैं। विष्णु मंदिर की बात करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है और तिगवा में स्थित है। अब शिव मंदिर के बारे में बात करें तो भूमरा, नागोदा, मध्य प्रदेश, यानी भूमरा नामक स्थान, नागोदा नामक जिला और मध्य प्रदेश में शिव मंदिर स्थित है। अब आता है पार्वती मंदिर, नैना कुठार मध्य प्रदेश में। ये पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में बताइए। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिरों के नाम बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है RS मेंस जैसे एग्जाम में। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर ये खो का है। एक तो शिव मंदिर अभी अपने पढ़ा था, ये भूमरा का नागोदा मध्य प्रदेश वाला शिव मंदिर। एक शिव मंदिर ये भी नागोदा खो नामक स्थान पर है, ये शिव मंदिर है। अब भितरगांव मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये भितरगांव नामक स्थान है, भितरगांव नामक स्थान है और कानपुर यूपी में है, ईंटों से बना हुआ है और लक्ष्मण जी का मंदिर है। कितने फैक्ट हो गए भितरगांव मंदिर में? पहली बात भितरगांव में स्थित है, जिला कानपुर, राज्य है उत्तर प्रदेश, लक्ष्मण जी का मंदिर है और ईंटों से बना हुआ है। एक बार मंदिरों के बारे में थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। दशावतार मंदिर बेतवा नदी के किनारे देवगढ़ नामक स्थान पर जिला ललितपुर में दशावतार मंदिर स्थित है। विष्णु मंदिर की बात करें तो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर की बात करें तो भूमरा नागोदा मध्य प्रदेश में। नागोदा के दो मंदिर है शिव मंदिर, एक तो भूमरा नागोदा का, ठीक है, और एक अभी पड़ा था खो नागोदा का। एक भूमरा नागोदा का और एक खो नागोदा का। दोनों के दोनों मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। अब आता है पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर खो नागोदा मध्य प्रदेश। भितरगांव का मंदिर लक्ष्मण मंदिर है जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में ईंटों से बना हुआ मंदिर है। अब आता है अजंता में निर्मित गुफाएं। अजंता से निर्मित गुफाएं, अजंता मतलब मध्य प्रदेश,
अजंता महाराष्ट्र वगैरह के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ भी गुप्त साम्राज्य का विस्तार था। तो अजंता नामक स्थान से 29 कुल गुफाएं मिली हैं। अजंता में कितनी गुफाएं मिली है? 29 गुफाएं मिली है, जिसमें वर्तमान में शेष है वो है 6। कुल 29 गुफाएं जिसमें वर्तमान में 6 शेष हैं। गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। कुल 29 गुफाएं, वर्तमान में 6 शेष हैं, जिसमें केवल 2 ही गुप्त काल की है। इसका मतलब पहले और बाद में बनी हुई गुफाएं हो सकती हैं। कुल संख्या है 29, लेकिन गुप्त काल से जुड़ी हुई है केवल 2। कौन से नंबर की? 16 और 17। 16 नंबर की जो गुफा है, कहाँ की? अजंता की। उसमें क्या क्या चीज़ है? उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है, यानी एक ऐसी राजकुमारी जो मरने के नज़दीक है। यानी वहाँ इस प्रकार के चित्र उकेरे गए हैं। मरणासन राजकुमारी कौन से नंबर की गुफा में? 16 नंबर की गुफा में। 17 नंबर की गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। 16 और 17 दोनों गुप्त काल की है। 16 में क्या है? मरणासन राजकुमारी का चित्र है। 17 में क्या है? 17 में गौतम बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण जैसी घटनाओं के चित्र उकेरे गए हैं। गौतम बुद्ध, जिनके बारे में अपने वीडियो पहले ही बना चुके हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यद्यपि उस वीडियो में भी गुफा नंबर 17 का उल्लेख किया गया है। गुप्त काल की 16 और 17 नंबर की गुफाएं गुप्त काल से जुड़ी हुई थी। 16 नंबर में मरणासन राजकुमारी का चित्र है और 17 नंबर में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब घर को छोड़ना। एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब गौतम बुद्ध ने घर को छोड़ा, गृह त्याग किया, वो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। महापरिनिर्वाण का मतलब इस भौतिक शरीर को छोड़ते हुए परम सत्ता में शामिल होना, महापरिनिर्वाण कहलाया। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। यानी बौद्ध धर्म की प्रारंभ में तो 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान, लेकिन बाद में एक वज्रयान शाखा भी आ गई थी। महायान शाखा से संबंधित है अजंता की गुफाएं। पहली बात, धर्म पूछे बौद्ध धर्म, और गुप्त काल से संबंधित पूछे तो केवल 2 है, 16 और 17 नंबर की। 16 नंबर में मरणासन राजकुमारी है, 17 नंबर में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी घटनाक्रम है उनके बारे में जानकारी उकेरी गई है। और ये गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अब आता है बाघ की गुफाएं। अजंता के बाद में बाघ की गुफाएं गुप्त काल में बनाई गई। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में हैं। विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई है। यानी अजंता की गुफाएं, उसके बाद में बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं पहली बात कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। जिला कौन सा है? धार। कहाँ है? विंध्याचल पर्वत को काट करके बनाई गई है बाघ की गुफाएं। दोनों याद होगी, अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। अब आती हैं गुप्तकालीन विद्वान कौन कौन से थे। गुप्तकाल क्योंकि चरमोत्कृष्ट था, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है, तो उसमें हर प्रकार के उत्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्वान भी थे। तो गुप्त काल में कौन कौन से विद्वान थे? जिसमें कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और खगोल, इस प्रकार के अनेक विषयों के प्रकांड पंडित गुप्त काल में शामिल थे। तो उनमें एक नाम आता है कालिदास का। मूल नाम क्या था ये पूछा जा सकता है। आजकल की जो एक दिवसीय एग्जाम है उसमें इस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड बना हुआ है। तो कालिदास का मूल नाम क्या था? नीलकंदन। क्या नाम था? नीलकंदन। कालिदास का मूल नाम नीलकंदन। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि जो संस्कृत भाषा का प्रकांड पंडित था। पूछ सकते हैं कालिदास का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन कौन सी रचनाएं थी ये पूछ सकते हैं आरएस मेंस जैसे एग्जाम में। प्री एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, इसलिए इनकी रचनाओं को कंठस्थ करना अत्यावश्यक है। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम पे एक नाटक था। ऋतु संहार, कुमार संभवम, माल विकाग्नि मित्रम, विक्रम उर्षीय, ये कालिदास की रचनाएं हैं। एक बार रिपीट कर दीजिए, कालिदास के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई। तो मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभवम, माल विकाग्नि मित्रम, विक्रम उर्वशी। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि और संस्कृत भाषा का प्रकांड पंडित, मूल नाम नीलकंदन। अब आता है धन्वंतरी। यद्यपि प्रत्येक जो भारतीय है वो दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाते हैं, वो आराध्य देवता धन्वंतरी ही माने जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य था। आयुर्वेद का मतलब क्या होता है? एक इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति जिसमें जीवन जीने का तरीका भी बताया जाता है। भी स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम से, इसका मतलब चिकित्सा तो है ही है, लेकिन इसमें प्रिकॉशन भी है, बचाव का तरीका भी। अपने बीमार होने की जरूरत ही नहीं है, बच भी सकते हैं।
तो ये तरीका बताया था धन्वंतरी ने। और धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले मनाई जाती हैं, जो कि हिंदुओं का एक पवित्र दिवस माना जाता है। धनतेरस बर्तन खरीदते हैं। तो वो धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी आयुर्वेदाचार्य थे। अब आता है पंचतंत्र। अपने बचपन से ही पढ़ते हैं पंचतंत्र की कहानियां। गुप्तकालीन इस ग्रंथ को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। यानी गुप्त काल का है, संसार का सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। कहाँ? भारत में। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसका मतलब सर्वाधिक अगर प्रसिद्ध ग्रंथ है तो वो बाइबल है दुनिया का। 2 नंबर पे माना जाता है पंचतंत्र को। संस्कृत भाषा के इस ग्रंथ के 5 भाग है। किसके बारे में बात करें? पंचतंत्र। पहली बात, पंचतंत्र कितने भाग है? 5 भाग है इसके। पंचतंत्र के बारे में बात करें तो भारत का सर्वाधिक प्रचलित, दुनिया में बाइबल के बाद में दूसरे नंबर का, तीसरा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, 5 वेद है, 5 भाग है, 5 पार्ट्स ऑफ द पंचतंत्र। तो पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रणाश और 5वां अपरीक्षाकारित्व। यानी पंचतंत्र के बारे में बात करें तो इसके 5 भाग है संस्कृत भाषा में। पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रणाश, 5वां अपरीक्षाकारित्व। ठीक है। अब अगला विद्वान आता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में लगभग सभी परिचित ही होंगे, क्योंकि 10वीं तक जो अध्ययन कर चुके हैं उनको कम से कम आर्यभट्ट के बारे में तो जानकारी अवश्य ही होगी, क्योंकि भारत का जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम भी आर्यभट्ट ही था। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम व सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्मोलॉजी से संबंधित था इसका, यानी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंध था आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट के द्वारा जो मूल ग्रंथ लिखे गए उनका नाम था आर्यभट्टियम, दूसरा सूर्य सिद्धांत। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसका मतलब आज हमने जो पाश्चात्य ग्रंथों को पढ़ते हुए जानकारी प्राप्त की है कि कोपरनिकस नामक एक सा व्यक्ति था जिन्होंने बताया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। लेकिन काफी समय पहले गुप्त काल में ही आर्यभट्ट नामक ऐसा विद्वान था जिन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसका मतलब भारत का जो ज्ञान है उसको विश्व स्तर पर पहचान नहीं मिली। इसके लिए कहीं न कहीं मैं शासकों को भी दोषी मानता हूं। तो याद करना है, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखे थे आर्यभट्ट ने। अन्य विद्वान कौन कौन से थे? वराहमिहिर गणितज्ञ थे, सभी जानते हैं। धन्वंतरी ये अपने आयुर्वेद के थे। ब्रह्मगुप्त व अन्य गुप्तकालीन विद्वान थे, शून्य सिद्धांत जिसको पढ़ते हैं अपने। इसके अलावा चरक हैं, सुश्रुत हैं, वो भी विद्वान इसके प्रसिद्ध थे। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई थी। जितने भी पुराण है, कितने 18 पुराण बताए गए हैं, उनकी रचना गुप्त काल में ही हुई थी। अभी वर्तमान स्वरूप प्राप्त होता है। संस्कृत क्या थी? गुप्त शासकों की प्रशासकीय भाषा संस्कृत थी। जिस प्रकार अपनी प्रशासनिक भाषा इंग्लिश और हिंदी है, उसी प्रकार गुप्त काल में प्रशासकीय भाषा संस्कृत हुआ करती थी। अब आती स्मृतियां। यह भी ग्रंथ है। गुप्त काल में यज्ञ वल्लक्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति की रचना हुई। कौन कौन सी स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई? तो यज्ञ वल्लक्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति। रुपये का क्या होता था? गुप्तकालीन चांदी के सिक्के रुपये का कहलाते थे, क्योंकि रूपक चांदी का पर्यायवाची है। और चांदी से बनी हुई सिक्के थे, उनको क्या कहते थे? रुपये का कहते थे। गुप्त काल में चांदी से बने हुए सिक्कों को रुपये का कहते थे। और एक अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मंदिर निर्माण कला गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। इससे पहले मंदिरों के अवशेष नहीं मिलते, यानी गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला प्रारंभ हो गई थी। अब आता है त्रिमूर्ति की अवधारणा। त्रिमूर्ति का मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्रिमूर्ति 3 चीजें। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश शामिल है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ, जिसमें
ब्रह्मा विष्णु और महेश शामिल है। ये पूछ सकते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उसका अस्तित्व है क्या गुप्त काल से पहले था? हो सकता है, लेकिन ये अवधारणा जो त्रिमूर्ति की है ब्रह्मा विष्णु की, वो गुप्त काल में प्रारंभ हुई। ये जानकारी अपने जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उनसे प्राप्त होती है। स्वर्ण युग को क्यों कहा जाता है? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जब भारतीय गुप्त काल चल रहा था उसमें हर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक, व्यापारिक हर क्षेत्र में इसने गुप्त शासकों ने उच्च उपलब्धियों को प्राप्त किया था। इसी कारण सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। गुप्तकालीन लौकिक साहित्य की सृजना के लिए स्मरणीय। लौकिक साहित्य क्या होता है? जो अपने समाज में विकसित है, प्रचलित है, समाज की जानकारी प्रदान करता है, उसकी जानकारी हमें अन्य लोगों तक संप्रेषित की जाती है लेखन के माध्यम से। वो जानकारी हमें गुप्त काल के लौकिक साहित्य से मिलती है। यानी लौकिक साहित्य सर्वाधिक रचित हुआ था गुप्त काल में। एक विद्वान थे संस्कृत के भास, महाकवि भास कह सकते हैं जिनको। यद्यपि इन्होंने नाटकों की रचना की, 13 नाटक गुप्त काल में रचे गए थे। संस्कृत विद्वान भास के 13 नाटकों की रचना गुप्त काल में की गई। एक विद्वान थे शूद्रक, उसका नाटक था मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का मतलब मिट्टी की बैलगाड़ी। क्या मतलब होता है इसका? मिट्टी की बैलगाड़ी में क्या किस चीज का वर्णन किया गया? मृच्छकटिकम क्या है? नाटक का नाम है। लिखा किसने था? शूद्रक ने। वर्णन किसका है? इसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या के प्रेम का वर्णन किया गया। एक ब्राह्मण गरीब है और एक वेश्या, इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा। यह प्राचीन नाटकों में सर्वोत्तम माना जाता है। यह भी पूछा जा सकता है मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी, बैलगाड़ी। लिखा किसने था नाटक मृच्छकटिकम? शूद्रक ने। वर्णन किसका है? एक निर्धन ब्राह्मण और एक वेश्या के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। यह प्राचीन नाटकों में सर्वोत्तम माना जाता है। यानी मृच्छकटिकम क्या है? एक नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। यह प्रथम भारतीय रचना है जिसका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। दूसरी रचना भागवत गीता है। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम का मतलब क्या हुआ? जब दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे के प्रेम में इतने पागल हो गए थे तो दुर्वासा ऋषि, जिनका ऋषि का मैं नाम मेंशन नहीं कर पा रहा हूं, उन ऋषि के श्राप से दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे। लेकिन जब एक दिन वो अंगूठी प्राप्त करते हैं तो उन्हें पुनः ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और अपने पुराने प्रेम को याद करके वो उसकी तलाश में भटकने लगते हैं। तो इसी नाम को लेकर के कालिदास ने नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा। ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग का वर्णन है इसमें। तो ये प्रथम भारतीय रचना है जिसका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। दूसरी रचना थी भागवत गीता, जिसको फिर यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया गया था। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने वीडियो को लाइक और शेयर करें। काफ़ी लंबे समय तक आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप सभी का सहयोग इसी प्रकार हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। आप अपने निकट भविष्य में अपने वांछित सफलताओं को प्राप्त करें, इसके लिए मैं उस परम सत्ता से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।